हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जय वाला के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका प्यारा एसएम सर लेकर के आया हूं क्विक रिवीजन सेशन ऑन डी एंड एफ ब्लॉक। ये माइंड मैप सीरीज है, आप जान ही रहे हो। जैसा हमने एक सिलसिला शुरू किया था केमिकल बॉन्डिंग में कि भैया ये माइंडवा का ना बॉडी बना के और बढ़ा देना है ना। तो इसका हमारा मकसद क्या होगा सर? अभी जो इसका बॉडी लगभग इतना है, इसको हमें क्या कर देना है सर? और बढ़ा देना है, वजन बढ़ाना है और बॉडी भी इसकी बढ़ा देनी है सर। हाँ, कि एकदम खूब बॉडी वाला वेट लिफ्टर ये बन जाए। तो आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं सर। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो डी ब्लॉक के हो चाहे एफ ब्लॉक के हो, कितने एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, फिर इनकी प्रॉपर्टीज और कुछ पीवाईक्यूज मैं आपको करवाऊंगा। हम साथ साथ करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज आपके लिए होमवर्क होंगे सर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं चोरी करके लाया हूं। कहां से सर? चोरी करने का मतलब है ये मैं उठा के लेके आया हूं। कहां से? आपके एनसीईआरटी से। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की तो कुछ बातें पहले कर लेते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं सर? तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं, 4 to 7 तक मिलते हैं सर। और इनका जो ग्रुप होता है ये होता है 3 to 12, ग्रुप 3 to 12 एंड पीरियड 4 to 7 आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सीरीज टोटल कितनी होती है? 4 सीरीज होती है सर, जो यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें से सबसे पहली सीरीज है फर्स्ट सीरीज, जिसको हम बोलते हैं वो 3D सीरीज है। इसके एलिमेंट तो आपको कंठस्थ होने चाहिए सर, एकदम गले में कंठस्थ होने चाहिए। हाँ भाई, एकदम एकदम। फिर सेकंड सीरीज को हम 4D सीरीज बोलते हैं क्योंकि इसमें 4D के एलिमेंट भरे जाते हैं। थर्ड को हम 5D सीरीज बोलते हैं और फोर्थ को हम 6D सीरीज बोलते हैं। 6D सीरीज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट रादर 3D 4D एंड 5D आर इंपॉर्टेंट। 3D 4D एंड 5Ds आर इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप सबसे पहला एक्सेप्शन पाएंगे क्रोमियम में। जितने भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे मैं एक दिल बना देता हूं, है ना, क्रोमियम में। उसके बाद आप मॉलिब्डेनम में पाएंगे, फिर टंगस्टन और इनमें आप नहीं पाएंगे। अगर मैं चलूं इस पे तो फिर कॉपर में मिलेगा, गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा। फिर अगर हम बात करें सर बाकी और कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, तो 1 2 3 4 5, मतलब आप देखेंगे कि सर सेकेंड वाले सीरीज की, मतलब सेकेंड सीरीज या 4D सीरीज की अगर हम बात करें तो केवल इटरियम, जिरकोनियम और कैडमियम ही ऐसे एलिमेंट है जिसमें एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब एक्सेप्शनल है। नीचे वाले में चलेंगे तो सर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एक प्लैटिनम है और गोल्ड है बस। उसके नीचे वाले की बात करें तो इसके नीचे वाले में आपको देखने को मिलेगा कि एक रोंटिजन ही एक्सेप्शनल केस है, बाकी एक्सेप्शनल केस नहीं है सर इस तरफ। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन आते हैं। कौन कौन से? लैंथेनम और एक्टिनियम। ये भी एक्सेप्शन है सर, देखने में नहीं लगेगा भाई, देखने में नहीं लगेगा वो एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शनल है। बट दे आर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे आर एक्सेप्शन टू N+L रूल। जितने भी दिल बनाए हैं ना मैंने, जितने भी दिल बनाए हैं वो सभी के सभी क्या है सर? दे आर एक्सेप्शन टू N+L, एक्सेप्शन टू N+L रूल। एलिमेंट कैसे याद रखेंगे? अगर आपको नहीं याद है तो उसका भी नेमोनिक मैं आपको एक दे देता हूं। वैसे आप सभी लोगों ने एक नेमोनिक वैसे याद कर रखा होगा, बट एक नेमोनिक मैं दे देता हूं। इन एलिमेंट को आप याद ऐसे कर सकते हो। साइंटिस्ट है ना, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वाइक्रोमन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है साइंटिस्ट वाइक्रोमन। कहाँ का है सर? ऑफ आयरन, कम्स फ्रॉम निकुजन, फिर इसकी बात करें, इसको आप याद कर सकते हो ऐसे, यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक। फिर रुकावट, इसको मिटा देता हूं ऊपर से, ये 4D तो आपने लिख लिया था। रुकावट राह पड़े, है ना, रुकावट राह पड़े, बोल देता हूं लिखना क्या है, आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो।
ठीक है, रुकावट राह पड़े तो आगे कूदो। इसको 2 बार दिल बना देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें, फिर इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो इसके बाद हम डिस्कशन किसका करेंगे सर? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3D सीरीज की। इसको कैसे लिख सकते हो? तो मान लो कोई शेख है जिसके 3-4 तेल के कुएं हैं, ईरान का एक शेख है, ईरान का 3-4 तेल के कुएं, भैया एकदम कुएं ही कुएं, जैसे ऐसे आजकल चलता है ना, हाँ वैसे कुएं ही कुएं। उस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप क्या करेंगे सर? आप पाएंगे कि यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है? 5D सीरीज में 10 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है सर? ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे, इसको याद करने का तरीका है ला हफ्तावुर रहमान। ला हफ्तावुर रहमान एक ईरानी शेख का नाम है। ऑस ईरान, ऑफ नहीं, ऑस ईरान परचेज गोल्ड एंड मरकरी, परचेस्ड गोल्ड एंड मरकरी। तो ला हफ्तावुर रहमान, ऑफ नहीं, ऑस ईरान परचेस्ड गोल्ड एंड मरकरी। इसको वैसे आप याद कर सकते हो बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये याद होना जरूरी है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम है ना, इसको आप याद कर सकते हो, सैंडल या लात का असर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं सर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है सर, इसमें थोड़े कम है। इसमें ये दोनों एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो नजर से चूक जाते हैं सर, ये नजर से चूक जाते हैं, बट दे आर आल्सो एक्सेप्शन टू N+L रूल। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सर? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का। फिर अगर हम आगे आए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, फिर अगर हम आगे आए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड का मतलब होता है एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम। याद रखिएगा लैंथेनाइड कौन कौन है सर? तो 14 एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम इज कॉल्ड लैंथेनाइड। ये एलिमेंट्स लैंथेनाइड है सर, दीज एलिमेंट्स आर लैंथेनाइड, नॉट लैंथेनम इज लैंथेनाइड। लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग इट भाई, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको एक मस्त सा आरबीआई दे देता हूं, क्योंकि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इससे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप याद रखिएगा, लैंथेनम से पहले लिख लो अब तक 56 भरो, अब तक 56 भरो। अब तक 56 एक मूवी का भी नाम है। अब तक 56 कैसे भरेंगे सर? जेनॉन 6s2। क्या भरेंगे सर? जेनॉन 6s2। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन 4f में भरो, 4f में भरो, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर किसमें सर? तो लैंथेनम का आपको पता है सर कि 5D में आता है ना। लैंथेनम के बाद में F की बात कर रहा हूं तो सीरियम, फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक गैडिलोनियम आएगा, फिर इसके बाद देखेंगे आप नीचे में आएगा आपका लुटीशियम, है ना, लुटीशियम। इनमें 5D1 भरो, 5D1 भरो, इनमें 5D1 भरो, पहले 5D1 भरो, मतलब अब तक 56 तो सब में भर दो, बाकी सभी में जितने भी इलेक्ट्रॉन 56 के बाद बच गए वो F में भर दो, 4F में भर दो। लेकिन इनके केस में वो एक 5D1 भरो, उसके बाद F में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके +3 Ln+3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा मस्त सा पैटर्न फॉलो करता है। जैसे ये तो क्या हो जाएगा सर? ये तो 0 हो जाएगा सर, ये सीधा सीधा जेनॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा जेनॉन के बाद 4f1, ये आ जाएगा 4f2, और ऐसे करते करते 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 और ये आखिरी वाला 4f14। तो बड़ा ही ट्रेंड, बड़ा ही नॉर्मल सा ट्रेंड फॉलो करता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसी के लिए लैंथेनम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक्सेप्शन टू N+L रूल कौन कौन सा है सर? इसमें एक्सेप्शन टू N+ रूल कौन कौन सा है? तो लैंथेनम जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, सीरियम भी है, गैडिलोनियम भी है, और आपका इन दोनों में से कोई नहीं है सर, याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई नहीं है एक्सेप्शन टू N+L रूल। ये नॉर्मल सा ट्रेंड है। जैसे अगर मैं N+L रूल के हिसाब से चलूं, तो मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि सर 4f से पहले कौन भर जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 4f से पहले 6s भरा होना चाहिए सर, और 4f के बाद भरना चाहिए 5D, 4f के बाद ही 5D भरना चाहिए। बट यहाँ पे देख हमने क्या किया, 5D भर दिया, यहाँ पे भी हमने 5D भर दिया टू मेंटेन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन नहीं भरना चाहिए था सर। जब तक 4f कंप्लीट नहीं होता है तब तक 5D नहीं भर सकते। सेम गोज हियर,
4f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं और आपने 5d भर दिया, तो दीज आर एक्सेप्शन टू n+l रूल, जो कि हमें प्रैक्टिकली पता लगते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी चर्चा करेंगे सर, लैंथेनाइड्स के बाद एक्टिनाइड की। इनको याद करने का ट्रिक अगर आप चाहना चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, है ना। लैंथेनाइड को याद करने का ट्रिक ऐसे आप लिख सकते हो, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और फिर इंजीनियर तुम YB लो। इंजीनियर का मतलब आप समझते हो, तुम का मतलब भी आप समझते हो, लो का मतलब भी समझते हो, YB का मतलब होता है ईयर बैक। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके और फेल होगे बहुत सारे सब्जेक्ट में एक साथ, तो वहां पे ईयर बैक चिपका देते हैं, बोलते हैं अब तुम वापस से चौथी फेल हो गए हो, चौथी में ही रहोगे। समझ गए मतलब कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ईयर में अगर ईयर बैक लगा तो यू विल बी स्टेइंग इन फर्स्ट ईयर ओनली। इंजीनियरिंग में क्या होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं, तो एक आधा पेपर अगर तुम्हारा बैक लग गया, बैक का मतलब है कि तुम पास नहीं कर पाए, तो अच्छा शब्द यूज करते बैक, है ना, ऐसे फेल नहीं बोलते, बोलते बैक। तो उसमें तुम्हारा है ना बैक लग गया अगर, तो क्या होगा सर, तो वो कह देते कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर के साथ इसको दे लेना और निकल जाना, जाओ एकदम टेंशन फ्री रहो। तो ऐसे फायदे होते हैं सर। हाँ ठीक है, चलिए। वो इंजीनियर ही क्या जो कभी जिसका कभी बैक ना लगा, ये डायलॉग बहुत फेमस है क्या नहीं भी लगता, लोग अच्छे भी होते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं यार, बट ठीक है, दिस इज वेरी फेमस डायलॉग, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं और पढ़ाई का माहौल एक नेक्स्ट लेवल रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें, अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं सर, अब हम बात करें 5f एलिमेंट्स की। 5f एलिमेंट्स में कौन आएगा सर, एक्टिनाइड्स आएंगे। और एक्टिनाइड्स कौन से होते हैं ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि एक्टिनियम एक्टिनाइड नहीं होता है सर। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है सर, इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको आप याद कर सकते हो ऐसे, तुम्हें पढ़ाऊं, इनको आप याद कर सकते हो। इनका भी निमोनिक आपको बता देता हूं, क्योंकि निमोनिक और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो 30%, 30 क्या मैं बोल रहा हूं, एफ ब्लॉक के अंदर तो 50, 60, 70% यू आर डन। 70% काम हो चुका है, बाकी थोड़े बहुत काम पड़े बचे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना, तुम्हें पढ़ाऊं, अंग्रेजी में लिख देता हूं यार, पढ़ाऊं न्यूज, तुम्हें पढ़ाऊं में ये दोनों आ गया सर, है ना, पढ़ाऊं में ये दोनों आ गया, ठीक है भाई, पढ़ाऊं में ये दोनों आ गया, और पढ़ाऊं में ये दोनों आ गया। न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, ये पहला लेटर है सर। फिर पुराना आम कम बिके, फिर कैफे में ऐश फरमाते, ऐश को यस लिख लेता हूं, हाँ, ऐश फरमाते, मडोना, मडोनो को मडोना कर लेते हैं सर, और लारा क्रिकेटर है, डिएगो मैराडोना वाज अ ग्रेट फुटबॉलर, है ना, वन ऑफ द ग्रेट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाल झंडी लाल झंडी इसमें कहाँ पे लगाएंगे सर, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लाल झंडा हम लगाते हैं। एक तो एक्टिनियम है ही है सर, वो पहले ही बात कर ली, उसके बाद थोरियम है, उसके बाद आप देखते जाना, फिर आपका प्रोटैक्टीशियम है, फिर यूरेनियम भी है, फिर ये भी है सर, फिर अंत में आएंगे एक और मिलेगा यहाँ तक। तो तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, ये पूरा ही एक्सेप्शन है सर, सब में डी में इलेक्ट्रॉन है, सब में है ही है सर, सब में है ही है, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन है, ये सभी एक्सेप्शन टू n+l रूल है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है सर, ये all red flags are exception to n+l, all red flags are exception to n+l, सभी के सभी रेड फ्लैग एक्सेप्शन है n+l रूल के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो आप आगे आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास 4 सीरीज होती है, वो हमने देख लिया था। आप कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक क्विक रिवीजन की सीरीज है, तो बहुत जल्दी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रैप करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, है ना। तो क्या होता है सर, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं सर, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनको देखने को मिलते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D, मतलब हम 3D सीरीज को ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि 3D सीरीज के एलिमेंट हमारे पास एबंडेंस भी उनकी ज्यादा होती है,
3D सीरीज के जैसे गोल्ड, जैसे आप देखो कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, इन सब का यूज बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए इनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3D का होता है +3, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का है +7 जो कि मैंगनीज दिखाता है, और डी ब्लॉक का है +8 जो कि ऑस्मियम और रुथेनियम दिखाता है सर, या ये दोनों दिखाते हैं आपके, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिसमें से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन हैव हायर टेंडेंसी ड्यू टू हायर टेंडेंसी। क्यों सर? टेंडेंसी, ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है सर? बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 4 ऑक्सीजन ले लूं मैंगनीज के साथ, 4 ऑक्सीजन ले लूं तो ये बनाता है MnO4-, इसमें मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यही +7 स्टेट फ्लोरीन के साथ लाने के लिए मुझे 7 फ्लोरीन अटैच करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है सर। फ्लोरीन के साथ अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम देखोगे तो +4 ही है, फ्लोरीन के साथ ये भैया +4 ही दिखाते हैं, बट वही मैंगनीज के साथ ये +7 दिखाते हैं। दैट इज अ बिग डिफरेंस। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आरबीआई बोले तो रामबाण इलाज, कुछ मजेदार बातें जिससे जेई मेंस और एडवांस दोनों डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। दीज आर हियर। ऑल 3D मेटल्स कैन इवॉल्व H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। सभी के सभी 3D एलिमेंट क्या कर सकते हैं सर? डाइल्यूट एसिड से H2 इवॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट कॉपर। एक्सेप्ट कौन सर? कॉपर ये काम नहीं करेगा सर, कॉपर H2 इवॉल्व नहीं करता। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस ने 2022 में भी सवाल पूछ डाला इस पे। सवाल क्या है सर? कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, ये एक साथ 3 एलिमेंट है सर, TiCrV, है ना, TiCrV, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइटेनियम +2, क्रोमियम +2 और वेनेडियम +2, ये तीनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर एसिड के साथ आएंगे तो भी ये क्या करेंगे सर? फॉर्म्स H2 विथ डाइल्यूट एसिड्स या फिर एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ ये करेंगे। फिर याद रखना कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेट इन वाटर। कॉपर +1 जो होता है ना, वो क्या करता है सर? ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या करता है सर? पानी के अंदर ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी सिंपल सर, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। फिर अगर मैं कुछ बातें बताऊं तो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होता है? वो +6 होता है सर। आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। कौन से आयन में? FeO4 2-। इस आयन को हम बोलते हैं फेरेट आयन। इस आयन को हम क्या बोलते हैं सर? फेरेट आयन। इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, आयरन +2 आयरन +3 की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराने से ये काम हो जाता है ना, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के। तो ये फेरेट आयन है सर, जिसमें ऑक्सीजन आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बट एक कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई एडवांस को तो पता नहीं कितना ही पसंद है सर, जिसका नाम है आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है, जो है आपका इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। किसमें मिलता है सर? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आयरन किसमें मिलता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? Fe, ठीक है, Fe फिर H2O5, इसके साथ में H2O5 के साथ में NO, और इसके बाहर में सल्फेट, दैट इज SO4। यहां पे आप देखेंगे आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और NO पे +1 है, तो ये दोनों मिला के +2 हो जाता है सर, और इसको बैलेंस करने के लिए सल्फेट आ जाता है। ये सवाल पता नहीं जेई एडवांस ने कितनी बार पूछा। अगर आप मेरे से पूछो रिसेंटली कब पूछा है सर, तो लास्ट ईयर, मतलब 2022 में नहीं, 21 के जेई एडवांस के पेपर का ये सवाल है सर। द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्सेस, सीधा ऐसे सवाल है सर। पैराग्राफ में 3 सवाल पूछे थे, उसमें से एक सवाल ये था।
चलिए, ये तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात। वैसे आप एनसीईआरटी में देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ते हुए तो आपको दिखा रखा है। जैसे आप देखेंगे मैंगनीज तक जाते जाते जैसे मैं बात कर लेता हूँ 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज की अगर मैं चर्चा करूं तो स्कैंडियम से चल के जब हम मैंगनीज तक जाते हैं, स्कैंडियम से चल के जब हम मैंगनीज तक जाते हैं तो यहां तक जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर बढ़ते हैं, मतलब ये +7 तक आ जाता है। फिर यहां से जब हम वापस कहां तक जाते हैं, जिंक तक जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर कम हो जाते हैं सर, धीरे धीरे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देते हैं सर। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद बस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे याद रखना जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखना जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर इनके बारे में हम चर्चा करें, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर मान लो ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इनका एक सबसेट होता है जो इसी के भीतर होगा, है ना, इनका एक सबसेट जो होने को तो इसी के भीतर होगा सर। सबसेट का कलर बदल लेते हैं, सबसेट का कलर ऑरेंज कर देते हैं, तो इनका एक सबसेट है। ये सबसेट किसकी तरह काम करता है भाई? तो ये सबसेट काम करता है, ये सबसेट होता है आपका क्या? दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। इसको हम क्या बोलते हैं सर? ट्रांजिशन मेटल्स। तो कौन कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है सर? तो आप याद रखिएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, दैट इज ग्रुप 12 एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते हैं, बट की दे ऑल आर ट्रांजिशन मेटल। बाकी सभी ट्रांजिशन मेटल है, बट जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। डायरेक्ट सवाल जेईई मेंस में। आगे आते हैं सर इसके बाद। फिर हम बात करें तो आप देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आप बोलेंगे सर कुछ बातें आपने स्किप कर दी, वो क्या बात है सर? जैसे एटमाइजेशन एंथैल्पी, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी में आप देखोगे तो उसमें बस ऑर्डर आपको है मैक्सिमम मिनिमम एक बार एनसीईआरटी से देखना। याद रखना ये सीरीज इसलिए नहीं है कि तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए, सब कुछ पढ़ा दे, इसलिए हो ही नहीं सकती ना सर। इसका मोटिव है कि 30 मिनट 40 मिनट में खत्म करना सब कुछ, तो ये वैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, अगर इस सीरीज को आप देख के जाते हो तो चांसेस है कि 10 में से 7 सवाल आप बना दोगे। इस टॉपिक के 10 सवाल अगर आ रहे हैं ना, उसमें 7 तो बना ही दोगे सर। लेकिन आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, जो भी आपके रेस्पेक्टिव सर ने नोट्स बनाए उसको भी पढ़ना पड़ेगा। वापस आते हैं सर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दे आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। फिर अगर हम बात करें रीजन क्या है सर, क्यों कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं, तो उसका रीजन है कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और दूसरा हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं। कुछ कॉमन कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे हेबर्स प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, वी फॉर्म अमोनिया, उसमें आयरन होता है कैटलिस्ट की तरह। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हम H2SO4 बनाते हैं, इसमें आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है कैटलिस्ट की तरह। फिर डिकॉन प्रोसेस जिसमें हम क्या बनाते हैं सर? डिकॉन प्रोसेस में हम Cl2 बनाते हैं, है ना? अरे नहीं सर, Cl2 थोड़ी बनाते हैं, डिकॉन प्रोसेस में क्या बनाते हैं? बोलो 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 बोलो। तो आप बोलोगे सर डिकॉन प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? हम HCl का ऑक्सीडेशन करके Cl2 ही तो बनाते हैं। इसमें भी आपका कॉपर यूज होता है जो कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। वैकर प्रोसेस की बात करें तो इसमें PdCl2 यूज होता है जो अल्कोहल वगैरह बनाने में काम आता है। ओसवाल्ड प्रोसेस की बात करें तो दिस इज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें भी प्लैटिनम यूज होता है जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन की बात करें तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ग्रुप, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? कमेंट बॉक्स में बताना इनका ग्रुप क्या है सर, इनका ग्रुप क्या है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि कॉइनेज मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं। क्या भाई? कॉइनेज मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं? कॉइनेज मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं? बताइएगा बताइएगा बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजनेशन की बात करें, इनका यूज करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है सर? पॉइजनड निकल या पॉइजनड पैलेडियम, तो BaSO4 के साथ इसको पॉइजन कर देते हैं। फिर जिगलर नाटा कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो TiCl3 कहीं लिखा होता है, कहीं TiCl4 लिखा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका काउंटर पार्ट हम क्या यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम एल्यूमिनियम के साथ इसका काउंटर पार्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर? अगर TiCl4 है जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, ये अपनी एनसीईआरटी में है सर, बट आप बुक्स रेफर करोगे ना, फॉरेन ऑथर्स अगर आप रेफर करोगे तो दोनों चीजें मिलेंगी, TiCl3 भी TiCl4 भी। जहां पे TiCl3 होता है उसके साथ हम एल्यूमिनियम के साथ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम लगा देते हैं। ट्राई इथाइल, ईटी लिख दूं, तुम समझ जाओगे भाई, तुम ऑर्गेनिक भी पढ़ रखे हो। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और साथ में TiCl4। जहां पे ये नहीं होता वहां पे एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड में एक क्लोरीन लगा हुआ होता है। आगे आते हैं सर, ये सभी थे कैटलिस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट का मतलब इनका काम क्या है सर? ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं। याद रखना, जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसका कैटलिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के साथ ही ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं सर। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर ये क्या करते हैं सर? दे ऑल फॉर्म कलर्ड आयंस।
सभी के सभी कलर्ड आयंस बनाते हैं सर। कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ये डी डी ट्रांजिशन क्या है सर? जिसके बारे में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ रखा है, मैंने भी बता रखा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है क्या होता है सर? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जब ऐसा कभी भी ऐसा संयोग बना तो क्या होता है सर? कभी भी ऐसा संयोग बना तो आपको देखने को मिलेगा कलर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है? जनरली D0 एंड D10 आर कलरलेस, बाकी सभी कलर शो करेंगे। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और उनके कलर जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा। ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं इसमें याद रखना, इसमें सभी का कलर पानी के साथ मतलब एक्वेटेड सॉल्यूशन का है, मतलब लीगेंड के तरह कौन काम कर रहा है? पानी। याद रखना, वाटर इज एक्टिंग एज अ लीगेंड इन ऑल दिस कंपाउंड। अगर आप मेरे से पूछो कि सर मेरे को क्या क्या इसमें थोड़ा बहुत है जो याद कर लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई क्रोमियम 3+ देख ले, मैंगनीज 3+ और क्रोमियम 2+, मैंगनीज इतना, इसको है ना। फिर आप कॉपर 2+ देख लो, जिंक तो कलरलेस होता है, और कोबाल्ट भी देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ है जो आपको दिमाग में रखने, मतलब पूरा याद नहीं करना। इसमें से भी अगर मैं बोलूं कि कौन कौन सा करी ले, तो क्रोमियम 3+, मैंगनीज 2+, आयरन +2+3 और आपका कॉपर +2, ये तो कर ही लो। इसमें से बहुत सारे के कलर तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे, बहुत सारे के कलर तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे सर। फिर अगर हम इसके बाद बात करें अगले पे, ये तीसरा पॉइंट था, चौथे पॉइंट पे अगर हम चले, चौथे पॉइंट पे चले तो हमें देखने को मिलेगा, अच्छा इसमें एक चीज और डिस्कस कर लूं। कई बार क्या होता है ना, ये केवल कलर इसके कारण शो नहीं करते, कई बार कलर ये चार्ज ट्रांसफर के कारण भी शो करते हैं। जहां कर रहे होंगे वहां मैं अभी चर्चा कर लूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई प्लास्टिक होगी, या मम्मी, जैसे मान लो ये जगह थोड़ी सी खाली है, मम्मी उसमें कुछ फंसा के रख देती, प्लास्टिक रख दिया, झोला रख दिया, है ना, पेपर फंसा के रख दिया। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये कंपाउंड जो लैटिस फॉर्म करते हैं, इनके लैटिस में कई बार इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, वैकेंसीज होती है। इन वैकेंसीज में छोटे एटम जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जाके फंस जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। याद रखना, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन रिएक्ट नहीं करते इनके साथ, वो बस बीच में जाके फंसे रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल, जैसे कि TiC, टाइटेनियम कार्बाइड, जैसे कि VH0.6, ये एक हाइड्राइड है सर। फिर हम TiH1.7, ये भी एक हाइड्राइड है। ऐसे ही कई सारे कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली ये सभी कंपाउंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होने का मतलब ऐसे रेशियो में एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जनरली क्या होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी होते हैं। फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल मतलब जिस मेटल की बात करें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि Ti, टाइटेनियम और टाइटेनियम हाइड्राइड TiH1.7 में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सर। सिंपल, यही इसका मतलब है। फिर कंडक्टिविटी रिमेन सेम, पहले मेटल्स अगर कंडक्टर थे तो अभी भी रहेंगे। उसके बाद हार्डनेस इनकी बढ़ जाती है और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। याद रखना, ऐसा नहीं कि हाइड्राइड बन गया या कार्बाइड बन गया तो केमिकली इनर्टनेस इनकी कम हो जाएगी, अब बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता सर, ये भी आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो दे हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कोई भी मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कब बनाता है, जब उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या फिर आयनिक पोटेंशियल उसका ज्यादा हो, और साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। भैया लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेंगे कहां पे, तो वैकेंसीज भी तो होनी चाहिए ना। तो आप देखेंगे इसमें ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण, और फाई भी इनका ज्यादा होता है, मतलब आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण, एंड वेकेंट ऑर्बिटल दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बाकी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पूरी जहान पढ़ रखी है। फिर अलॉय फॉर्मेशन की बात करें तो अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। याद रखना, अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं और उसमें एक आधा नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे स्टील की बात करें तो स्टील में आयरन के साथ कार्बन होता है। कार्बन इज नॉट अ मेटल बट इट इज स्टिल अ अलॉय ऑफ कार्बन, है ना, सॉरी, इट इज स्टिल अलॉय ऑफ आयरन। वही अगर हम बात करें अलावेंस क्या होता है सर, अलावेंस होता है R ±15%। इसका मतलब अगर पेरेंट मेटल मतलब जिसको अलॉय कर रहे हैं, पेरेंट मेटल का रेडियस, मैं अपनी क्लास में भी एग्जांपल नॉर्मली देता हूं, पेरेंट मेटल का रेडियस अगर 100 पिकोमीटर है, पेरेंट मेटल का रेडियस अगर 100 पिकोमीटर है, तो आपके पास जो दूसरा आप एलिमेंट लेके आओगे जो उसमें अलॉय कर सकते हो, जो दूसरा एलिमेंट आप लेके आओगे जिसको आप अलॉय कर सकते हो, 100 से ±15, मतलब 85 पिकोमीटर से लेकर के ये 115 पिकोमीटर के बीच का कुछ भी वैल्यू चलेगा सर। 85 पिकोमीटर से लेकर के 115 पिकोमीटर का कोई सा भी वैल्यू उसमें चलेगा सर, एनी वैल्यू विल वर्क इन।
ठीक है। मैं मान लो अगर आपसे पूछूं कि 300 पिकोमीटर का भैया मेरे पास रेडियस है, कितने पिकोमीटर का मेरे पास रेडियस है, 300 पिकोमीटर का, तब अलाउंस क्या होगा सर, तब कितने से कितने के बीच चलेगा, ये आपको बताना है। तब कितने से कितने के बीच चलेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज ब्रास सोल्जर की, है ना, तो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज में हम क्या यूज करते हैं सर, याद रखना इन दोनों में कॉपर यूज होता है, इन दोनों में कॉपर यूज होता है सर। ब्रॉन्ज में जेड आया तो यहाँ पे आप लिख दो टिन SN, ब्रास में एस आया तो यहाँ पे आप जेड लिख दो, मतलब इस पे जेड आया तो जेड यहाँ, जेडन यहाँ, एस यहाँ आया तो टिन यहाँ, ये हो गया ब्रॉन्ज और ब्रास। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की तो ब्रॉन्ज को हम कहते हैं कांसा, जैसे आप इवेंट्स में देखते होगे, स्पोर्टिंग इवेंट्स में कांस्य पदक देते हैं, कांसा। ब्रास की बात करें तो पीतल जिसको हम कहते हैं, बहुत यूज होता है सर हमारे यहाँ बहुत सारे फंक्शंस एंड ऑल में। उसके बाद अगर हम सोल्जर की बात करें, सोल्डर का मतलब क्या होता है सर, वो सोल्डरिंग करते हैं ना जो, उसमें हम क्या यूज करते हैं सर, लेड प्लस टिन। लेड और टिन क्यों यूज करते हैं सर, क्योंकि लेड और टिन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, और ये बाकी चीजों को मेल्ट करने में और वायर वगैरह को एक जगह पे सेट करने में, चिप्स को सेट करने में, सेमीकंडक्टर्स को सेट करने में, ट्रांजिस्टर को सेट करने में, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को सेट करने में मदद करते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब हम बात किसकी करेंगे सर, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हाँ, कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूं, जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको मेरे को देना है। कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं इन सभी का सवाल देना है, याद रखना। इन सब सवालों का अगर जवाब तुमने दे लिया, इन सब सवालों का जवाब अगर तुमने दे दिया तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के ही दे सकते हो, और पढ़ के देना जरूर। अगर तुम ये सेशन देख रहे हो ना तो कसम खा लो कि सर इसको पढ़ के इसका जवाब देंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं सर। जब तुम्हारे पास पेपर होगा ना तुम मुस्कुराओगे, अपने ऊपर नहीं, पेपर के ऊपर, कि क्या पेपर बनाएगा यार, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तुमने पीछे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, और वो अब मैटर भी नहीं करता, क्योंकि अब नहीं पढ़ा तो वो उससे क्या कर सकते हैं सर, उसके बारे में सोच के और समय तो खराब नहीं कर सकते। बट मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उन सवालों का जवाब जरूर खोजना एनसीईआरटी में। सबसे पहली बात हम करेंगे, हम जो भी बात करेंगे 3D सीरीज में करेंगे सर। किस में करेंगे, 3D सीरीज के अंदर। 3D सीरीज के अंदर मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होता है सर, हाईएस्ट एमपी। 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट एमपी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है, और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है सर, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो पूरे ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है सर, हाईएस्ट, और लोवेस्ट किसका है, और लोवेस्ट किसका है, ठीक है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है सर। आगे बात करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, दूसरे पॉइंट की अगर चर्चा करें, ये तो हो गया सर। दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें, डेल्टा एच एटोमाइजेशन किसका मैक्सिमम है, डेल्टा एच एटोमाइजेशन मैक्सिमम किसका है, ये मैक्सिमम किसका है सर, मैक्सिमम किसका है ये आपको बताना है, मैक्सिमम किसका है, और मिनिमम कितना, ये केवल 3D में बताना है, बाकी में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेल्टा एच एटोमाइजेशन के बारे में आपको बाकियों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ई नॉट m से m+2 है ना, या उल्टा कर लेते हैं, ई नॉट m+2 से, ई नॉट m+2 से m, ये मैक्सिमम किसके लिए सर, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए है और मिनिमम किसके लिए है, ये भी आपको बताना है सर। तो ये कुछ सवाल है जो आपको खोजना, याद रखना। इनमें से कुछ सवाल डायरेक्ट आएंगे, सीधा डायरेक्ट आपको पेपर में ही मिलेगा सर, पेपर में ही मिलेगा सीधा। तो ये एनसीईआरटी से खोज के इनका आंसर आपको जरूर करना है। एनसीईआरटी से खोज के खोजो और आंसर करो सर, लग जाओ अपने आप को सुधारने में, है ना। टाइम नहीं है, टाइम बचा ही नहीं है सर। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपाउंड का ग्रुप आता है सर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। सबसे पहले कंपाउंड का ग्रुप जो आता है वो क्या है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट आयन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है Cr2O4 2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है Cr2O7 2 नेगेटिव। जिस कलर से इनको लिखा है वही इनका कलर होता है। इसकी बात करें, क्रोमेट आयन पीला हल्दी की तरह होता है, डाइक्रोमेट आयन रसना की तरह होता है। रसना देखा है ना, हाँ रसना, अरे बचपन वाला वही। हाँ, तुम्हें पिला दूं तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन स्मेल से पता कर लोगे। तो स्मेल के लिए उसमें क्या डाल देंगे सर, स्मेल के लिए सर उसमें हम डाल सकते हैं ईस्टर, ऑर्गेनिक वाला एस्टरिफिकेशन, फ्रूटी स्मेल। करना मत भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूं। फिर अगर हम इनके बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो आप बॉन्ड पैरामीटर में देखेंगे बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है सर। बॉन्ड पैरामीटर्स में आप इसका देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है सर। इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कैसे सर, ये तो डबल बॉन्ड है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, कैसे सर? ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होता है सर, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें इसमें बॉन्ड ऑर्डर की, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बाई सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 6/4। ये मैंने आपको बताई रखा है, ये 1.5 हो जाएगा।
स्ट्रक्चर की बात करें टेट्राहाइड्रल होता है सर क्रोमियम यहाँ पे, और हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है D3S। फिर कलर की बात करें येलो कलर का होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर +6 है। +6 का मतलब क्रोमियम के पास कोनो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कलर कैसे शो कर रहा है सर? कलर का रीजन है, कलर का रीजन जो है वो LMCT बोले तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन है सर? लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। वही अगर हम बात करें पल्ली तरफ, दूसरी तरफ आते हैं तो दिस इज डाइक्रोमेट आयन, रसने की तरह दिखता है। कुछ बॉन्ड पैरामीटर मैंने लिख रखा है, जैसे ये एंगल 126 डिग्री का होता है, ये 179 पिकोमीटर और ये 163 पिकोमीटर। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला ब्रिज बॉन्ड जो है ना सर, ये जो ब्रिज बॉन्ड है ना, याद रखना, ये जो ब्रिज बॉन्ड है ना सर, ये ब्रिज बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इस वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये होता है 1। लेकिन इन बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें, ये और ये रेजोनेंस में हिस्सेदारी होने के कारण इनका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने सर? आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5/3। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका लगभग 1.66 आ गया, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है सर, जो कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। दोनों ही क्रोमियम कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? D3S। कलर इनका कैसा होता है? ऑरेंज। अगेन रीजन क्या है सर? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी क्या है सर? +6 का। फिर हम आगे बात करते हैं कि सर इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है सर? आप क्रोमाइट ओर ले लो। क्रोमाइट ओर में क्या करो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो +3 का है ना? तो +3 से ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम पहले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बेसिकली हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। फ्यूजन मिक्सचर क्यों? क्योंकि मेल्टिंग में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, इट हेल्प्स इन मेल्टिंग। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ हम इसकी रोस्टिंग करते हैं लगभग 1200 केल्विन पे। टेम्परेचर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा को करो टाटा, और आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। वहीं अगर हम बात करें ये आयरन ऑक्साइडाइज होकर आयरन 3+ में चला जाता है, वहां आयरन +2 फॉर्म में है। और साथ ही साथ, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, ये FeCrO3 नहीं O4 होगा। दिस इज क्रोमेट आयन, FeCr2O4, ठीक है, दिस इज क्रोमेट आयन। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, और ये बन जाता है Na2CrO4। Na2CrO4 जो है ये क्या है? सोडियम क्रोमेट, ये येलो कलर का होता है सर। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं सर? फिर इसके बाद हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। इसके बाद इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं कैसे? एसिड के मदद से। यहाँ पे हम एसिड डालते हैं, H+ डालते हैं, और H+ डालने से ये इक्विलिब्रियम इस तरफ, ये इक्विलिब्रियम रहता है, इस तरफ शिफ्ट होता है। देख लो आप, क्रोमेट में H+ डालोगे तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी, OH- डालोगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी। तो इसमें H+ डालते हैं, H+ डालने से बनता है Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 भी अगेन ऑरेंज कलर का होता है, बट इसको यूज क्यों नहीं करते? याद रखना, इसके पीछे रीजन है, दिस इज डेलिक्वेसेंट। ये क्या होता है सर? डेलिक्वेसेंट। ये क्या होता है सर? डेलिक्वेसेंट, है ना? डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है सर? ये पानी सोख लेता है, एब्जॉर्ब्स वाटर। ये क्या करता है सर? एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ये मॉइस्चर सोख लेता है सर, और मॉइस्चर सोख लेने के कारण ये मॉइस्चर सोख लेने के कारण ये क्या होता है सर? दिस इज नॉट अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। क्योंकि क्या होगा कि मान लो तुमने वजन निकाला, इसको तुमने 100 ग्राम निकाला, तुम नापने गए, पता चला वजन तो 105 ग्राम आ रहा है। अब उस 105 ग्राम में 8 ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया इसने हवा से। जैसे एग्जांपल के लिए, कभी तुम ढाबे वगैरह पे जाओगे तो तुम देखोगे बारिश के मौसम में नमक अगर वो कटोरी वगैरह में रखे है ना, कटोरी में नमक मिर्च रखते ही है, तुम 2-3 मिर्चा जेब में भर लेते होगे कि घर जाएंगे इसका मैगी बनाएंगे। हॉस्टल में जो रहते होंगे करते ही होंगे ऐसी हरकतें, है ना? जानते हैं हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं भी डाउनलोड थोड़ी हुआ सीधा कि नहीं सर आप प्ले स्टोर से एक दिन डाउनलोड होगे ना। तो आप देखेंगे, उसमें ध्यान देंगे अगर आप पाएंगे कि क्या है सर, वो नमक जो है वो पूरा एकदम पेस्ट बन जाता है सर, क्योंकि वो मॉइस्चर खींच लेता है। अब उसमें केवल नमक का वेट नहीं है, पानी का भी वेट है। सेम दिक्कत यहाँ पे भी है। डेलिक्वेसेंट होने के कारण हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये डेलिक्वेसेंट नहीं होता, इसी के लिए इसको हम यूज करते हैं एज एनालिटिकल रिएजेंट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड, नॉट सोडियम डाइक्रोमेट। आगे बात करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए अगर H+ रखोगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, तो क्रोमेट आयन मिलेगा। तभी हम यहाँ पे H+ यूज करते हैं टू गेट डाइक्रोमेट आयन फ्रॉम क्रोमेट आयन। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो K2Cr2O7 इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। इन टाइट्रेशन कह लो, या इन आप इसको कह सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको हम बहुत यूज करते हैं सर। मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह में। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब कहाँ पे है सर? मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे, सर ई का लिख दिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है सर? एक सॉल्यूशन अननोन है, दूसरा नोन है, एक से दूसरे को पता करना है, इट्स कॉल्ड
टाइट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है सर, अगर एसिडिफाइड K2Cr2 को ही यूज किया जाता है, एसिडिफाइड को नहीं यूज करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना ये वाला है या ये वाला। जब हम H+ के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता है और हमें डाइक्रोमेट आयन मिलता है। इसी के लिए K2Cr2 को कभी भी एसिडिफाइड मीडियम में ही यूज किया जाता है। अगर हम इसके एसिडिफाइड मीडियम की रिएक्शन देखें तो एसिडिफाइड मीडियम में क्या होता है सर, ये सल्फर जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको +6 में लेके जाता है, सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन बनाता है, सल्फाइड आयन को H2S सल्फर 2 नेगेटिव को सल्फर 0 में कन्वर्ट करता है, X- को यहां पे लिखते नहीं है, X- को ये किस में कन्वर्ट करता है सर, X- को ये कन्वर्ट करता है X2 में। यहां पे फ्लोरीन के साथ ये काम नहीं हो सकता, फ्लोरीन बाप है सर सबका, F- सबका पप्पा है सर, मानेगा ही नहीं। इतना आसानी नहीं है उसको F2 बनाना। Sn2+ को Sn4+ में, आयरन 2+ को आयरन 3+ में, ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद चला जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि ग्रीन कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले दो इंपॉर्टेंट आयंस की, जिसमें से एक आता है मैंगनेट, दूसरा आता है परमैंगनेट। मैंगनेट की बात करूं, कलर लिख रखा है सर, इसका कलर कैसा होता है सर, ग्रीन कलर का। इसके कलर की बात करें, परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है सर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आप पाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैंगनीज का है जो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट है, दैट इज +7। फिर आगे बात करें, ये दोनों ही टेट्राहेड्रल है और दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है सर, D3S। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही क्या होता है सर, D3S। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, कलर इसका ग्रीन होता है, कलर उसका पर्पल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी तक मैग्नेटिक नेचर में कोई चेंज नहीं था, बट इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, वहीं ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। फिर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, इसके लिए हम पायरोलुसाइट ओर लेते हैं। MnO2 कहां से मिलता है सर, हमें MnO2 मिलता है पायरोलुसाइट ओर से। कहां से मिलता है सर, पायरोलुसाइट ओर से। पायरोलुसाइट ओर से लेने के बाद हम बेसिक मीडियम में इसको रखते हैं, बेसिक मीडियम में रखने के बाद इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, आइदर विथ ऑक्सीजन या फिर KNO3 या फिर KClO3। ये तीनों ही रिएजेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देंगे। KNO3 को हीट करोगे O2 मिलेगा, KClO3 को MnO2 के साथ हीट करोगे, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और क्या बना के देता है, O2 बना के देता है। ये आपको बना के देगा K2MnO4 जो कि एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है सर, अभी हमने देखा। फिर इसमें हम एसिड डालते हैं और Cl2 या O3 डालते हैं जो कि अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में KMnO4 बना के देता है। इसको अगेन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट मीडियम, शोज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। और वहीं अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं कहां पे, अगेन टाइट्रेशन वगैरह में, जिसको हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले क्या लिखा था सर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात करें एसिडिफाइड KMnO4 जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और H2S को कन्वर्ट करता है सल्फर में, SO2 को कन्वर्ट करता है +4 से +6 में, -1 से 0 में, X- को X2 में। अगेन फ्लोरीन को भी नहीं कर पाता है और ये क्लोरीन को भी नहीं कर पाता, क्लोरीन से भी वीक होता है सर, याद रखना। फिर एसीटेट आयन को कन्वर्ट करता है, मतलब क्लोरीन के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन वाला पंगा हो जाता है फिर, है ना। आगे बात करते हैं। फिर ये क्या है सर, ऑक्सिलिक एसिड को H2O, CO2 और CO में, आयरन 2+ को 3+ में, ऑक्सिलेट आयन को CO2 में, अगर आयन है तो इसमें, एसिड है तो इस तरीके से। फिर फॉर्मिक एसिड को CO2 में, फिर ये है थायोसल्फेट आयन, इसको कन्वर्ट करता है सल्फेट आयन में और खुद Mn2+ में चला जाता है। याद रखना Mn2+ यहाँ पे जो बनता है रिएक्शन में, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे जैसे ये बनता जाता है रिएक्शन की रेट फास्ट होते जाती है, ये सभी रिएक्शंस की रेट फास्ट होते जाती है। Mn2+ का एक्वा सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर इसी को आप स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में लो, अगर स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में लो तो याद रखना एसिडिक मीडियम में, A फॉर एसिडिक, एसिडिक मीडियम में MnO4- कन्वर्ट होता है किसमें, MnO4- कन्वर्ट होता है Mn2+ में, और भयंकर है ना, ये +7 से +2 में जा रहा है। वहीं अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक मीडियम में MnO4- कन्वर्ट होता है किसमें सर, MnO4 में, मतलब ये +6 में चला जाता है +7 से, ये बेसिक मीडियम है। फिर न्यूट्रल बोलो या स्लाइटली बेसिक बोलो, न्यूट्रल बोलो या स्लाइटली बेसिक बोलो, या फिर है ना न्यूट्रल बोलो या स्लाइटली बेसिक बोलो, इसमें KMnO4 या MnO4- जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, MnO4- जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कन्वर्ट होता है किसमें सर, इसमें ये चला जाता है आपका MnO2 में, दैट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एन फैक्टर यहाँ पे देखोगे तो 5 का है, ये एन फैक्टर लिख रहा हूं सर, इन तीनों ही केस में अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप एन फैक्टर देखोगे तो ये 5 का था, यहाँ पे एन फैक्टर 1 का है और यहाँ पे एन फैक्टर आपके 3 का है सर, 3 डिफरेंट एन फैक्टर्स। तो यहाँ पे याद रखना I- को आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है, इसको उसी में +2 से +4 में लेके जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल इन जेईई मेंस, जेईई एडवांस। आगे बढ़ते हैं सर।
इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर। आपको एक काम और करना, आपको यूजेस पढ़ लेने, थोड़े बहुत यूजेस है ना, आप खुद पढ़ लेना एनसीईआरटी से। पढ़ना सर, पढ़ना पड़ेगा ना सर, अरे तुम्हें अपने लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, बिना पढ़े कैसे हो जाएगा? जेई में टॉप करना सर, फोड़ना, ये करना वो करना, बिना पढ़े कैसे हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा। लैंथेनाइट की बात करें, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक हो गए 58 से 71। एक्टिनाइट की बात करें, 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। इसको 4F सीरीज बोलते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट बहुत कम मिलते हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। इसकी बात करें, इसको 5F सीरीज बोलते हैं सर, और इसमें याद रखना यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 92 है के बाद ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड, बाकी के सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं सर? बाकी ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक। और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की खासियत क्या है सर? सबसे पहला, दे ऑल आर मैनमेड, ये सभी के सभी मैनमेड है सर, नेचुरली नहीं मिलते हैं। और दूसरा रेडियो एक्टिव। चमका। आगे बढ़ते हैं सर, अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लैंथेनाइट्स की, तो लैंथेनाइट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अगर कोई लैंथेनाइट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये यहाँ पे आएगा, अगर कोई +4 ऑक्सीडेशन में तो ये भी +3 में आएगा। +2 वाला को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है सर। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी लैंथेनाइट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वहीं +4 को यहाँ पे आना है तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक। ये मोस्टली कैसे होते हैं सर? मोस्टली पैरामैग्नेटिक। ये मोस्टली पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं सर, मोस्टली पैरामैग्नेटिक नेचर के, एक्सेप्ट फॉर F0 एंड F14। अगर F0 और F14 कॉन्फ़िगरेशन है तो डायामैग्नेटिक हो सकते हैं, बाकी सभी केस में ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। आपको पता करना है जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, n बराबर 0, जहां पे n क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है वहां पे ये सभी क्या हो जाएंगे सर? फिर से रिपीट करता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है वहां पे इन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, ये सभी के सभी डायामैग्नेटिक हो जाएंगे सर। आगे अगर मैं बात करूं मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट, अब ये सवाल बड़ा टिपिकल है, पैरामैग्नेटिक, मोस्ट पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें तो आप देखोगे सर F7 होना चाहिए, D1 होना चाहिए, ऐसे ऐसे खोज लेंगे, नहीं, आंसर इसका ये सही नहीं है। याद रखना नियोडीमियम मतलब कि Nd इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ पूरे पीरियोडिक टेबल, एनसीईआरटी की लाइन है सर। दिस लाइन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके पीछे रीजन है कि हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करते हैं हम केवल μs चेक करते हैं, लेकिन नियोडीमियम की अगर हम बात करें तो नियोडीमियम के लिए हमें μs + L इन दोनों की वैल्यू पता है, और इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम आती है नियोडीमियम के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ एनी एलिमेंट से, ये याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ये सभी के सभी कलर्ड आयन बनाते हैं ड्यू टू, रीजन क्या है भैया? रीजन, अरे तुम बताओ ना रीजन। ड्यू टू F फिर F* ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है सर? f ऑर्बिटल की भी स्प्लिटिंग होती होगी, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं है जो हमने पढ़ी है अपने स्कूल लेवल पे या 12 तक में, कि हम इनके बारे में डिस्कस कर सकें। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन सभी का अपीयरेंस कैसा होता है सर? तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल तो इनके होते नहीं, चांदी जैसा रंग है इनका। इनके हार्डनेस की बात करें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हार्डनेस बढ़ते जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। फिर एक बड़ा ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी इनकी होती है, दैट इज क्या सर? साइज ऑफ Ln3+, है ना, साइज ऑफ Ln3+, Ln+3 का साइज जो है, Ln का मतलब लैंथेनाइट है ना, Ln+3 का जो साइज है वो क्या होता है सर? ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये कम होते जाता है सर, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सवाल मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ हम कहां जाएंगे सर? अरे भैया मिल जा, यहाँ पे ये टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, जहां पे लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन, आगे लैंथेनम +3 का, लैंथेनम +2 का, और बाकियों का +4 का दे रखा है, और अंत में साइज दे रखा है। इसमें अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो आप इस टेबल में खोज लेना, बस ये टेबल तो इस रेफरेंस के लिए दिया है ताकि तुम एनसीईआरटी पलट लेना आज की क्लास के बाद। यार अगर एक बार बस एनसीईआरटी पलट लिया ना आज की क्लास के बाद तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा सर। तो अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में एलिमेंट, ये तो Ln+3 की बात थी ना सर, एलिमेंट के फॉर्म में भी साइज डिक्रीजेस, बट
एक एलिमेंट है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक एलिमेंट है जो एनसीईआरटी में साइज का ऑर्डर देखना एक्सेप्शनली सबसे बड़ा होता है सर, एक एलिमेंट है जो सबसे बड़ा होता है। इस एलिमेंट के बारे में आप पता करेंगे एनसीईआरटी पढ़ के, सर पढ़ो पढ़ो यार, यही तो ललक पैदा करनी है। आज तक नहीं पढ़ा ना, अब पढ़ो ना यार, यही ललक पैदा करनी है कि देखना पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे देखने के लिए, क्योंकि आ रहा है सवाल सर, आने वाला है सर, गारंटीड है, आ ही रहा है सर सवाल इस बार जेईई मेंस में, पहले ही बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है सर, ये वैकेंसी है सर, बट डिक्रीजेस, बट फलाना ढिमकाना इज एक्सेप्शनली हाई, एक्सेप्शनली हाई। और ये बीच का ही कोई एलिमेंट है जो कि आपको +7 वाले कंट्रोवर्सी में मिलेगा कि अच्छा F7 है तो कुछ गड़बड़ होगा, उसी में कहीं मिलेगा सर, दो एलिमेंट्स में से। चलिए आगे आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें रिएक्शंस दे रखी है इनकी सभी की रिएक्शन क्या होता है सर, सिंपल मेटल की तरह। इन सभी की इनकी रिएक्शन जो है ना, इनकी रिएक्शन बेसिकली क्या है सर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह है, AEM की तरह इनकी नॉर्मल रिएक्शन होती है। लेकिन एक बात चेंज है सर, एक चीज डिफरेंट है कि इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 का होता है, अल्कली मेटल पे इस पे +2 का है, बट यहाँ पे +3 का। मतलब एल्यूमिनियम मेटल नॉर्मली जैसी रिएक्शन करता तो मेटल वाली प्रॉपर्टी को मान के सारी रिएक्शन करवा दो। ऑक्सीजन के साथ Ln2O3 बनाएंगे, हीट करने पे सल्फर के साथ Ln2S3 बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ हीट करने पे LnN बनाएंगे +3 -3, फिर कार्बन के साथ हीट करने पे LnC2 बनाएंगे, इसके 2-3 कार्बाइड्स और होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हैलोजन के साथ LnX3 बनाएंगे और पानी के साथ LnOH होल थ्राइस और H2 रिलीज करके देंगे। दीज आर सिंपल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड की बात करें तो एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं, एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है मिश मेटल। क्या नाम है सर, मिश मेटल। मिश मेटल क्या है सर, एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड। इसमें लैंथेनॉइड कितना होता है सर, तो इसमें Ln होता है 95% ऑलमोस्ट। फिर इसमें आयरन होता है कितना सर, आयरन होता है 5%। अब इसको देख के ना मेरे को ऑलमोस्ट है सर, ऑलमोस्ट याद रखना ऑलमोस्ट, इसको देख के मेरे को वो डायलॉग याद आता है 50% तेरा 50% मेरा बाकी सब बच्चा लोग का, यही वाला डायलॉग मेरे को याद आता है कि ये दोनों हैं। इसके बाद भी ट्रेसेस में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और ट्रेसेस में एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है साकाल। मतलब साकाल क्या है सर, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है साकाल, है ना, साकाल था ना, हाँ वही 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 वाला भाई, देखा होगा नहीं देखा होगा पता नहीं, बहुत पुरानी मूवी है, मैंने भी ऐसे नहीं देखा। फिर हम आगे बात करते हैं एक्टिनाइड्स की, बात कर लेते हैं एक्टिनाइड्स की। अगर हम बात करें तो याद रखना तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं लेकिन ऑल आर रेडियो एक्टिव, सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +3 मोस्ट कॉमन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट NP और PU मतलब नेप्टूनियम और प्लूटोनियम का होता है, दैट इज +7, और यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का एक बारी का सवाल है ये, जेईई मेंस का एक बारी का सवाल है। एक्टिनाइड्स की बात करूं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी नहीं होती, ये भी सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस के होते हैं। कुछ बातें मैं बोल देता हूं वो सुन लो, सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस के होते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज इनकी भी होती है सर, इनकी भी मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है। बाकी 2-3 बातें जो आपको पढ़ लेनी है वो एक है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस किसके बीच में सर, Ln और An के बीच में, Ln और An के बीच में। याद रखना एक डिफरेंस तो मैं बता देता हूं, ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते सर, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत कम होती है, ना के बराबर, बट इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर हम क्या पढ़ ले थोड़ा बहुत और, तो आपने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी कुछ चीजें डिस्कस कर ली होंगी जिसको हम कहते हैं F4F कॉन्ट्रैक्शन। 4F कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें देख के जाना, 4F कॉन्ट्रैक्शन के कारण कई सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिफर करती है, वो एक बार पढ़ लोगे आपका सारा काम हो जाएगा। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस क्लास। अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, सवाल है कि मैंगनीज +6 हैज एबिलिटी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 आयंस। अब याद रखना मैंगनीज +6 की अगर हम बात करें, मैंगनीज +6 की मतलब MnO4 2- लिख लेते हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके बना के देगा आपको MnO4- और साथ में MnO2, क्या बना के देगा सर, MnO4- और साथ में MnO2। अगर इसकी बात करें तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसमें +4, दोनों के बीच का डिफरेंस आया 3, इसका आंसर हो गया 3। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये रहा कि सीरियम +4 हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छी बात है तुम्हारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस, इट विल नॉट प्रेफर टू अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन। गलत बात है, क्योंकि सीरियम भी एक लैंथेनम है और लैंथेनम की तो प्रॉपर्टी है कि वो +3 में रहना चाहेगा, तो ये +4 से +3 में जाना चाहेगा इन एनी केस। तो यहाँ पे आप देखोगे इट विल प्रेफर टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे हाँ सर करेगा, किसके जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। काम खत्म। पिछले साल भी आया सर, 2021 में भी आया, 2022 के जून अटेम्प्ट में भी ये सवाल आया, बाकी ऑप्शन हो नहीं सकते, यहीं पे करेक्ट ऑप्शन पूछ लिया, ये हो गया हमारा सही आंसर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं सर।
आगे की अगर हम चर्चा करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इनमें से देखोगे तो मैं सीधा कॉन्फिगरेशन पे खेलूंगा और मैं बोलूंगा ये अगर Mn+2 में चला जाए, ये अगर सभी को +2 में लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लोगे तभी तो ऑक्सीडाइज करोगे ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कराओगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे सर कि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वैसे भी आप ई नॉट वैल्यू देख के इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी कुछ सवाल है जो मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, इन सवालों का आप होमवर्क में आंसर जरूर करना। बाकी कुछ सवाल है मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ। तो अब ये हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। कुछ बातें आपको भी पढ़नी होगी। आई होप आपके दिमाग की ये बत्ती अब जल गई होगी सर, आपके दिमाग की ये बत्ती अब जल गई होगी और जलने के बाद इसमें से लाइट भी अब निकल रही होगी, जिससे आप बाकी लोगों को भी ज्ञान दोगे, है ना। बाकी लोगों को भी ज्ञान तो सर हम बहुत दे लेते हैं ना, हाँ पढ़ते नहीं है सर, लेकिन ज्ञान पूरा है, यही लगता है तुम लोगों को। लेकिन नहीं भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पढ़ोगे आगे चमकोगे, और जब चमकोगे तो दूसरों को भी चमकाओगे, घर वालों को भी चमकाओगे, दूसरों को भी चमकाओगे और घर वालों को भी चमकाओगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बहुत जल्दी न्यू ईयर आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगला नया साल जब आए ना, इसके बाद तो तुम बहुत अच्छी जगह हो, किसी बढ़िया सी इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप करने गए हो और वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। और आई होप अब तुम्हारी बॉडी ऐसे थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी सर, है ना। अब तुम्हारी बॉडी ऐसे धीरे धीरे, हाँ ब्रेन की बॉडी बढ़ रही है सर। अच्छा आप वही वाले सर हो सर जो एक बार बॉडी बढ़ा दिए थे इसका? हाँ मैं वही वाला सर हूँ सर। तो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडे सेशन। कुछ होमवर्क होगा उसको कमेंट जरूर करना। मैं आपसे आपका इनपुट चाहता हूँ, इनपुट की बात नहीं, मैं आपका एफर्ट चाहता हूँ सर, क्योंकि तुम्हारी भलाई केवल तुम ही कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।